आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द आइडिया अबाउट सिंपल पेंडुलम। हम देखना चाहते हैं सिंपल पेंडुलम है क्या, इसकी वर्किंग क्या होती है, किस तरह से इसका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है या नहीं है। तो इनिशियली अगर हम सिंपल पेंडुलम देखना चाहें, अगर हमारे पास कोई फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट है, उसमें अगर हम एक सिंपल धागा या स्ट्रिंग लेके किसी मेटालिक बॉब के साथ उसको अटैच करके फ्रीली छोड़ देते हैं, दैट बिकम्स योर सिंपल पेंडुलम। मतलब फॉर एग्जांपल मैं छत के साथ एक धागा लटका के उस धागे के साथ कोई मेटल ऑब्जेक्ट को अटैच कर देता हूं, तो ये सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। अब सिंपल पेंडुलम इनिशियली रेस्ट में होता है, लाइक ये इस तरह से रुका हुआ है। हम इसको मूव करवाने के लिए क्या करते हैं, यहां से डिस्टर्ब करके लेके जाते हैं यहां तक। जैसे ही इसको रिलीज करेंगे ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन आएगा, मीन से ड्यू टू द इनर्शिया दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा और फिर उस एक्सट्रीम से वापस मीन की तरफ जाएगा। तो ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसके एक एंड पे एक्सट्रीम पोजीशन है और ये दूसरे एंड पे एक्सट्रीम पोजीशन है। ये इन बिटवीन एक्सट्रीम्स वाइब्रेट करता रहेगा और हम आज प्रूव करना चाहते हैं क्या ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है या नहीं है। तो लास्ट टॉपिक में हमने कहा था कि अगर हम मैथमेटिकली किसी भी टाइप ऑफ मोशन के लिए ये प्रूव कर दें, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इट इज इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन, देन इट इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब अगर हम लॉजिकली बात करें तो हम देखते हैं यहां से मैं इसको डिस्टर्ब करके लेके जाता हूं मेन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ। सो मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर है, इसके मुताबिक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जैसे ही मैं रिलीज करूंगा, मैं जिधर लेके गया था ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करूंगा एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम करूंगा एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम होने से एक्सेलरेशन कम हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट अगर टुवर्ड्स राइट साइड है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर टुवर्ड्स लेफ्ट है तो एक्सेलरेशन अलोंग राइट साइड होगा। तो लॉजिकली तो हमें ये बात समझ आती है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x है। अब हम मैथमेटिकली भी प्रूव करना चाहेंगे क्या ये रिजल्ट वैलिड है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट इस तरह से सस्पेंडेड है और रुका हुआ है तो इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, एक वेट which is acting vertically downward, दूसरा इसका जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन होती है which is acting vertically upward। अब क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स आपस में बराबर है, सो ना तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है ना ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह से पेंडुलम जब रुका हुआ होता है इसकी टेंशन किधर एक्ट कर रही होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द स्ट्रिंग। वेट एक्ट कर रहे W which is equal to mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो दोनों फोर्सेस आपस में बराबर है, रुका हुआ है। जब हम यहां से इसको डिस्टर्ब करके यहां ले गए थे, इधर लाने से हमारे पास टेंशन ये बन गई इस डायरेक्शन में ये, लेकिन वेट स्टिल वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड होगा। अब अगर आप यहां से इस लाइन को आगे कंटिन्यू करें तो आप देखेंगे ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। मतलब अगर मैं थीटा ये ले लूं, ये वाला एंगल जो कि इस थीटा के बराबर होगा क्योंकि ये एक ही लाइन के वो क्रॉस एंगल्स बन रहे हैं, और उसके बाद ये वेट mg ये वाली लाइन है, तो इसका मतलब है ये आपका हाइपोटेन्यूज हुआ, ये ट्रायंगल के मुताबिक बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ। आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल्स में पढ़ा हुआ है कि अगर ये f हो, ये fx हो, ये fy हो, तो आपने कहा था थीटा ये है इस वजह से ये fx होगा, fx इक्वल्स टू f cos थीटा, fy इक्वल्स टू f sin थीटा। तो उसी तरह से अगर ये mg है तो थीटा की एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, mg cos थीटा, और थीटा की अपोजिट साइड जो होगी वो कहलाएगी mg sin ऑफ थीटा। साथ में साइन एक नेगेटिव लगा लेता हूं क्योंकि नॉर्मली हम वेक्टर साइन यहां से यहां ला रहे होते हैं, इस केस में मतलब इस केस में ये इस तरह से, ठीक है। तो अब आपकी mg cos थीटा फोर्स बैलेंस कर रही है टेंशन को,
सो इस वजह से ना तो ये पेंडुलम ऊपर की तरफ जाएगा ना ये इधर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब है जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ये वाली है। तो रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगी? माइनस mg साइन ऑफ थीटा के बराबर है। यहां से हम स्टार्ट लेते हैं। अब देखिए सिंपल पेंडुलम क्या था? कोई भी मेटालिक बॉब ऑफ मास m attached with some inextensible string is called simple pendulum। सिंपल पेंडुलम में अगर हम बात करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की, तो अब रिस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए डेरिवेशंस करते हैं। हमने कहा इस डायग्राम के मुताबिक जो पेंडुलम टुवर्ड्स मेन पोजीशन मूव कर रहा है उसकी वजह रिस्टोरिंग फोर्स है, और इस डायग्राम के मुताबिक हमने कहा हमें जो रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगी वो माइनस mg साइन ऑफ थीटा मिलेगी। ये आपका फर्स्ट इनिशियल रिजल्ट है जो यहां से आपको मिलेगा। क्लियर हो गया? देन उसके बाद फर्दर अगर आप चेक करें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है फोर्स को फाइंड करते होते हैं आप यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन व्हिच इज इक्वल टू ma। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स जिसे हम इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम माइनस mg sin थीटा कह रहे हैं, ये असल में किसके बराबर है? ma के बराबर है। तो अगर ये ma के बराबर है तो f रिस्टोरिंग की जगह हमने ma लिख दिया इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। यहां से कोई रिजल्ट्स कैंसिल हो सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। यहां भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, लाइक वो जो आपके पास पेंडुलम का मास है। तो m कैंसिल्स आउट विद m, सो a विल बिकम इक्वल टू माइनस g sin थीटा। ये आपका एक न्यू रिजल्ट बन गया। लेट्स से इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब जब कभी सिंपल पेंडुलम को मूव करवाया जाता है जनरली हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है हम लोग एंगल बहुत स्मॉल रखते हैं, नॉर्मली 0 से 5, 6, 7 डिग्री सेंटर तक रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखते। तो जब थीटा वेरी स्मॉल होता है उस वक्त हम कहते हैं साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा होता है और ये नियरली इक्वल टू थीटा होता है। मतलब जो आप रेडियन सिस्टम में थीटा पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई सर्कुलर अर्क हो, इस केस में एंगल थीटा है, ये अर्क लेंथ s हो, रेडियस r हो। आपने पढ़ा हुआ है s इज इक्वल टू r थीटा, चैप्टर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा था, चैप्टर 5 में भी इसको डिस्कस करेंगे। तो उसके मुताबिक अगर आप यहां से देखें थीटा ये है, रेडियस की जगह हमने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लिया हुआ है और इसकी जगह हमने x कहा हुआ है। तो इस फार्मूला के मुताबिक, अर्क फार्मूला के मुताबिक जैसे s इज इक्वल टू r थीटा होता है, इस केस में क्या बनेगा? x इज इक्वल टू n थीटा। तो अगर मैं ये बोलूं कि x इक्वल्स टू n थीटा, तो यहां से थीटा बनेगा x डिवाइडेड बाय n के बराबर। सो हमने कहा ये साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा और थीटा इक्वल टू x बाय n। तो यहां से हमने लिखा साइन थीटा इन द फिगर इज नियरली इक्वल टू थीटा एंड थीटा कैन बी रिटन एज x डिवाइडेड बाय n। ये आपकी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। अब आप इस इक्वेशन नंबर 3 को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। सो पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि a इक्वल्स टू माइनस जी टाइम्स साइन थीटा की जगह हमने लिख दिया x डिवाइडेड बाय n। या इसी रिजल्ट को मैं जरा अरेंज करके लिखूं तो मैं कह सकता हूं a इज इक्वल टू माइनस टाइम्स g डिवाइडेड बाय l मल्टीप्लाई बाय x। ये आपका रिजल्ट आ गया फॉर एक्सेलरेशन। अब लेट्स से हम सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं इस लैब में या रूम में। तो यहां हमारे पास वैल्यू ऑफ g फर्ज किया 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है।
तो आज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, 10 दिन बाद करें, 20 दिन बाद करें, वैल्यू ऑफ जी इस कमरे में चेंज नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम, अगर पेंडुलम वही है, आपने चेंज नहीं किया तो उसकी लेंथ भी चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है g डिवाइडेड बाय l, जो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इस कांस्टेंट को आपने नाम दिया था ओमेगा स्क्वायर का। तो इसका मतलब है इस केस में हमारा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू g बाय l बनेगा और ये है कांस्टेंट। तो अगर आप कांस्टेंट को हटा दें तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। आप लिख सकते हैं अभी के a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और जब आप कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन इंट्रोड्यूस होगा, a विल बिकम इक्वल टू माइनस x। सो मैथमेटिकली हमने डिराइव करके देख लिया कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बट इट इज इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम को हमने प्रूव कर दिया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसका टाइम पीरियड भी होना चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। अब हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा था टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है दैट इज t इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपने कही हुई है g बाय l है, तो इंप्लाइज दैट ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय l। तो यहां से जब मैंने ओमेगा की वैल्यू पुट की, टाइम पीरियड विल बिकम इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा की जगह स्क्वायर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय l। क्योंकि g बाय l अब l डबल डिवाइड है तो आप इसको अरेंज करके नोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। ये बनेगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l डबल डिवाइड है, नोमिनेटर में चला जाएगा, g डिनोमिनेटर में रहेगा। तो जो आपका टाइम पीरियड का फार्मूला बना वो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय l होगा। और यहां से ही अगर आप फ्रीक्वेंसी लिखना चाहें तो आप लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड और टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो रिजल्ट हमने टाइम पीरियड का लिखा हुआ है, आप इसका रेसिप्रोकल ले वो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूं तो वो इक्वल होगा 2 पाई की जगह रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाय 2 पाई, g बाय l की जगह l बाय g। तो ये सिंपल पेंडुलम के लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के रिजल्ट्स बनेंगे। अब इस रिजल्ट को आप देखें, ये रिजल्ट क्या बताता है, जो आपका टाइम पीरियड है दैट इज गिवन बाय 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ g बाय l। लाइक टाइम पीरियड डिपेंड किस पे कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे और लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे। अगर आप एक लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे वैल्यू ऑफ g कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो फिक्स्ड होगी। तो आप सिंपली अगर आप लेंथ ऑफ द पेंडुलम फाइंड कर लें, उसकी मदद से आप लोग टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। और अगर टाइम पीरियड मिल जाए तो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इस फार्मूला का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है, आप लोगों ने वैल्यू ऑफ g फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकर टाइमर ऑपरेटर्स यूज किया था, जिसमें आप लैब में अपनी चॉइस पे वैल्यू ऑफ g फाइंड कर सकते हैं। सिंपल पेंडुलम का फायदा ये है, वही वैल्यू जो आपने टिकर टाइमर ऑपरेटर से फाइंड की थी, अब आप सिंपल पेंडुलम की मदद से भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहां आपने लिखा t is equal to 2 pi square root of g by l। अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो ये बनेगा t square is equal to 4 pi square g by l बनेगा। l को अगर आप इधर ले आते हैं या g को उधर ही रखते हैं तो ये बनेगा g is equal to t divided by 4 pi square l। मतलब आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इससे ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, t square divided by 4 pi square और ये n उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप अगर वैल्यू ऑफ g फाइंड करना चाहें तो आपको क्या चाहिए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम चाहिए, लेंथ ऑफ द पेंडुलम चाहिए और ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं सिंपली पेंडुलम को वाइब्रेट करवा के,
10 या 20 या 30 वाइब्रेशंस के लिए टाइम लेते हैं, उसको 1 साइकिल पे डिवाइड कर दें, वो आपको टाइम पीरियड मिलेगा। लेंथ ऑफ द पेंडुलम आप फाइंड कर सकते हैं, दोनों वैल्यूज गिवन हो, फार्मूला में पुट करें, वैल्यू ऑफ जी मिल जाएगी। जो वैल्यू ऑफ जी मिलेगी आप चेक करें, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक टिकट टाइमर से लिया था रिजल्ट और ये रिजल्ट लिया था, ये सारे के सारे वैलिड होंगे। किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।